हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पौधों और जंतुओं का संरक्षण। इसके पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था वनोन्मूलन के बारे में, और वनोन्मूलन एक प्रकार से जीव जंतुओं के लिए किस प्रकार खतरा बन गया है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। और जीव जंतुओं तथा सजीवों पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए जो आरक्षित क्षेत्र सरकार द्वारा घोषित किए गए अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया था। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होते हैं। तो वनस्पति जात क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो वहाँ जो स्पेशल क्वालिटी के जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे या जो स्पेशल क्वालिटी के वनस्पतियाँ पाई जाएगी उन्हें हम क्या कहेंगे? वनस्पति जात कहेंगे। ठीक है, तो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्पेशली आपकी बुक में मेंशन किया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वनस्पति जात कौन कौन से हैं वहाँ पे? साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है। ठीक है, प्राणी जात कौन किन्हें कहा जाता है? तो प्राणी जात सेम टू सेम वही आएगा। वहाँ वनस्पतियों की बात करेंगे, यहाँ प्राणियों की बात करेंगे। प्राणी यहाँ जीव जंतुओं के संदर्भ में लिया गया है। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, चिंकारा, नीलगाय। चिंकारा के बारे में जानते ही आप, यहाँ पर पिक्चर्स में भी आपको शो हो रहा है कि चिंकारा, नीलगाय, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया और पंच, ये सभी जो है वो पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात के कहलाएंगे या प्राणी जात के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इस चैप्टर के अंदर आपके विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में मेंशन किया गया है। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जो कुछ जीव जंतु या कुछ पेड़ पौधे केवल किसी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे लूँ तो राजस्थान में जो ऊँट पाया जाता है वो ऊँट गुजरात या राजस्थान के क्षेत्रों में जो पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो आपको पहाड़ी क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा। इसी तरह से जो स्नो तेंदुआ होगा वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाया जाकर केवल पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। तो ये जो जंतु है वो, या जो कुछ पेड़ पौधे जो है वो किसी एक विशेष प्रकार के एनवायरनमेंट में, किसी विशेष प्रकार के स्थान पर ही पाए जाते हैं, किसी और स्थान पर नहीं पाए जाते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं इसकी। पौधे और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। विशिष्ट का अर्थ ये हो गया यहाँ पर कि केवल एक ही क्षेत्र में पाई जाएगी, वो किसी उसी क्षेत्र की तुलना में कहीं और नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो उस हम क्या कहेंगे? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहेंगे। जैसे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन सी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, अभी हमने पिछली बार भी पढ़ा, वनस्पति जात और प्राणी जात, तो वो वहाँ की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। ठीक है, उनमें कौन कौन से पढ़े थे हमने? साल और जंगली आम के पेड़। स्पेशली आपको नाम याद रखने हैं, आपको स्पेशली पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के नाम पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखने हैं। साल और जंगली आम के पेड़, उसको विशेष क्षेत्रीय वनस्पति कहा जाता है। और इसी तरह से भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष प्राणी कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको स्पेशली नाम याद रखने हैं। भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष प्राणी है। कौन से क्षेत्र के? पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के। इसी तरह से स्पीशीज़ के बारे में आपकी बुक में थोड़ा सा मेंशन किया गया है। तो स्पीशीज़ किसे कहा जाता है? स्पीशीज़ क्या होता है? एक्चुअली जातियों का समूह, एक समुदाय, पूरा का पूरा एक ग्रुप। जैसे आप लोग एक पूरी सोसाइटी में रहते हैं, तो आप लोगों की क्या है? एक पूरा का पूरा समुदाय है। तो एक ही प्रकार के समुदाय के अंदर सजीवों की समष्टि समुदाय का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। यानी जनन की क्रिया के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। जनन की क्रिया में क्या होता है कि प्रजाति सजीव क्या करते हैं? अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जो होती है वो जनन कहलाती है। तो
जब सजीवों का कोई एक समुदाय या एक विशिष्ट समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें किसी एक जाति की, स्पेशल जाति की, तो वो आपस में अंतर्जनन करके अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी एक जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी एक प्रजाति जानवर की बात कर लेती हूँ मैं, जैसे यहाँ पर हाथी की बात कर लेते हैं या ऊँट की बात कर लेते हैं। तो जो स्पीसीज़ का अर्थ ये हो गया कि हाथियों की वह किस्म जिसके अंतर्गत हाथी आपस में जनन की क्रिया द्वारा अपने समान ही दूसरा संतति के रूप में हाथी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह किसी अन्य समुदाय के साथ जनन करेगा और कोई अन्य अलग ही जानवर या कोई अलग ही संतति उत्पन्न होगी। तो इसलिए हम उसको स्पीशीज़ कहते हैं। पर्टिकुलर उस स्पीशीज़ के अंदर उसके कुछ अलग ही गुण होते हैं जो कि अन्य जंतुओं से या अन्य किस्मों से अलग होते हैं। ठीक है, तो सजीवों की समष्टि समुदाय का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि एक जाति के सदस्य केवल एक ही अपने ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तो हो जाती है स्पीशीज़। इसके बाद आ जाता है वन्य जीव अभयारण्य या वन्य प्राणी अभयारण्य, एक ही बात है। तो ये क्या होते हैं, जैसा कि पहले भी आपको समझाया था, अभयारण्य एक कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्राणियों, जंतुओं को, वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। तो जब हम वन्य प्राणी अभयारण्यों की बात करते हैं तो स्पेशली हम बात करते हैं प्राणी अभयारण्य, जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, तो आरक्षित वनों को इस तरह से संरक्षित किया जाता है कि वहाँ क्या कर सके, जो वन्य प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो सुरक्षित और संरक्षित रह सके। इसका अर्थ ये हो गया कि वो अपने प्राकृतिक आवास में निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अपना जीवन यापन कर सके, विचरण कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। यहाँ प्राणियों, जंतुओं को मारना, शिकार करना, पकड़ना ये पूर्णतः निषिद्ध होता है, यानी कि पूरी तरह से इसको बैन कर दिया गया है। यहाँ पर ये गतिविधियाँ नहीं हो सकती है। अब जब हम वन्य प्राणी अभयारण्यों के बारे में जान चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान चुके हैं, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं और वहाँ पर जंतुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, तो क्या वो भी उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र की तरह है? तो आपके दिमाग में ये ज़रूर क्वेश्चन आता होगा, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है? तो मेनली आपको यहाँ बता दें कि चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो चिड़ियाघर है वह क्षेत्र है जहाँ पर सीमित क्षेत्र में एक लिमिटेड एरिया होगा और उस लिमिटेड एरिया में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग बिरंगे पक्षी तथा दुर्लभ प्रजाति के, स्पेशली वो प्रजाति होंगे जो कि कहीं नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर किस्में होती हैं जीव जंतुओं की या प्रजातियों की, उनको संरक्षण और मनोरंजन के उद्देश्य से रखा जाता है, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रखा जाता है कि ऐसी दुर्लभ प्रजातियां आपको नहीं मिलेगी, तो जीव जंतुओं को आपको संरक्षित करना चाहिए और जीव जंतुओं को आपको संरक्षित करना चाहिए और उनको एकदम आपको उनके प्रति लगाव रखना चाहिए, प्रेम भाव रखना चाहिए। ठीक है, तो चिड़ियाघर एक वह क्षेत्र है जहाँ पर सीमित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग बिरंगी पक्षियों और दुर्लभ प्रजाति के जंतुओं को संरक्षण और मनोरंजन के उद्देश्य से रखा जाता है। वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसा नहीं है। वन्य प्राणी अभयारण्य एक्चुअल में क्या है, वह क्षेत्र है और ये बहुत विस्तृत क्षेत्र होते हैं, बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखा जाता है। स्पेशली अंतर इतना है कि यहाँ पर ये सीमित क्षेत्र है चिड़ियाघर, और वन्य प्राणी अभयारण्य जो है वो क्या है, प्राकृतिक आवास है जंतुओं का, जीव जंतुओं का, यानी कि उनकी जो उनका घर है, उनका जो आवास है, वहाँ पर हम कोई भी दखल नहीं दे रहे, मानवीय रूप से किसी प्रकार का कोई दखल वहाँ पर नहीं हो रहा है। चिड़ियाघर में तो आप क्या करते हैं, जाकर देखते हैं, वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो जीव जंतुओं को चिढ़ाते भी है, परेशान भी करते हैं, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीव जंतु जो है वो स्वतंत्रता से रह सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वहाँ पर जीवन यापन करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न वहाँ नहीं होती है, प्राकृतिक रूप से वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर जीव जंतुओं को उनके हिसाब से रहने के लिए संरक्षित करके रखा जाता है।
वहाँ मानवीय किसी क्रियाविधि या मानवीय गतिविधि की कोई अनुमति नहीं होती है। चिड़ियाघर में पक्षी और जंतुओं को जबकि पिंजरे में कैद करके रखा जाता है ना, और वन्य प्राणी अभयारण्य में जैसा पहले ही बताया मैंने, पिंजरे में नहीं होते हुए प्राकृतिक आवास में खुले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं विचरण करने के लिए। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय उद्यानों में वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं सभी का संरक्षण किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वन्य जीव अभयारण्यों में स्पेशली जंतुओं को संरक्षण किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाती है तो ये एक बड़े स्तर की एक्टिविटी है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से थोड़ा छोटा परंतु वन्य जीव अभयारण्य से बड़ा। और राष्ट्रीय उद्यान में केवल वन्य जीवों को या जीव जंतुओं को नहीं, उनके अलावा दृश्य भूमि जो है यानी कि उसके आसपास का जो जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र को, ऐतिहासिक वस्तुओं, इन सभी का संरक्षण किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ये याद रखना है आपको। भारत का जो प्रथम आरक्षित वन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में भी, 8th बोर्ड में बहुत टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म की जो है सागवान यानी टीक के वन पाए जाते हैं, जिनसे फर्नीचर लकड़ी का यूज़ किया जाता है। वो फर्नीचर लकड़ी जो है वो सागवान टीक के वन वहाँ पाए जाते हैं। एक्चुअल में सागवान के पेड़ों का यूज़ फर्नीचर के लिए काफ़ी किया जाता है, इसलिए इस लकड़ी की कटाई की वजह से पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज़्यादा होती है, और आने वाले समय में ये इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसीलिए इनको संरक्षित करने के लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सागवान यानी टीक के पेड़ों को संरक्षित किया गया है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, विलुप्त स्पीसीज। विलुप्त स्पीसीज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं हमारे लिए। हम इनको केवल किस्सों कहानियों में ही सुन सकते हैं, या किताबों में पढ़ते हैं, या टीवी में कभी हमने इनकी मूवीज़ वगैरह देखी है। तो ये हमारे लिए आँखों देखे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो विलुप्त स्पीसीज ऐसे जंतु या पौधे जिनकी संख्या में लगातार कमी होती चली जा रही है ना, लगातार कमी होती चली जा रही है, और धीरे धीरे ये पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। ऐसे हो गए जिनकी संख्या में लगातार कमी होती गई, और उसकी वजह से ये क्या हो गए, पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए, और वर्तमान में पृथ्वी पर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये विलुप्त स्पीसीज कहलाते हैं जिनका कोई भी प्रतिनिधि वास्तव में जिंदा है ही नहीं, सभी विलुप्त हो चुके हैं, सभी उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। जैसे कि डायनासोर हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी। इस विलुप्त स्पीसीज़ का डेटा आपको यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्यों मेंशन किया गया है? इसीलिए मेंशन किया गया है कि अगर हम वन्य जीव और जंतुओं का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हम देखते हैं, उनका शिकार, उनकी कटाई इस तरह से ही चलती रही तो आने वाले समय में ये भी विलुप्त स्थिति में आ जाएंगे। हमारी नई पीढ़ी को किसी भी प्रकार से जीव जंतु और पेड़ पौधे देखने को न मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए विलुप्त जंतु के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कौन कौन से विलुप्त जंतु हैं? डायनासोर, आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी, जो कि आपने डायनासोर की तो आपने मूवीज़ में देखा है। जो आइस एज पिक्चर आपने देखी होगी, तो आइस एज में आपने इस तरह से सैबर टूथ कैट देखा है, जिसके तेंदुआ होता है, जिसके दांत होते हैं आगे की तरफ। तो ये विलुप्त स्पीशीज़ है, ठीक है। डोडो पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी, बतख की तरह दिखने वाला बहुत बड़ा पक्षी होता था, जो आजकल दिखाई नहीं देता है। वुली मैमथ, ये भी आइस एज 2 में आपने देखा है, बहुत बढ़िया पूरी स्टोरी जो है इसी पर थी, और ये विलुप्त हो चुके हैं। और उस तस्मानियन टाइगर, आगे से भेड़िए जैसा और पीछे से कुत्ते जैसा दिखने वाला, ये भी विलुप्त हो चुका है। गोल्डन टोड स्वर्ण मेंढक जिसको कहा जाता है, गोल्डन कलर का जो ये मेंढक है, ये वर्तमान में विलुप्त हो चुका है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। पैसेंजर पीजन किसको कहा जाता है? जंगली कबूतर जिसको कहते थे, जो कि स्पेशली संदेश वाहक के रूप में काम में लिए जाते थे, और ये विलुप्त हो चुके हैं। ग्राउंड स्लॉथ, ये भी एक प्रकार का जीव जो कि विलुप्त हो चुका है। तो ये सारे एक्सटिंक्ट एनिमल है, विलुप्त प्रजातियां हैं जो कि वर्तमान में जीवित नहीं हैं, और हमें
इसीलिए जीव जंतु और पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम इन प्रजातियों को भी देख पाएँ। नेक्स्ट आता है संकटापन्न जंतु। संकटापन्न जंतु मैं जिनकी बात कर रही थी कि वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती चली जा रही है, लगातार शिकार की वजह से या अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, या बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जीव जंतुओं की संख्या दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, और अगर हम इनको संरक्षित नहीं करें तो भविष्य में ये विलुप्त हो सकते हैं। संकटापन हमने उनको कहा है, यहाँ संकट है, जिन जंतुओं पर अस्तित्व का संकट है उन्हें हम संकटापन जंतु कह रहे हैं, यानी आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएंगे। उनको गिने चुने हम देख पाते हैं, जैसे बाघ को आपने देखा है, बहुत कम देख पाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जाते हैं लोग बाघों को देखने के लिए, बट बहुत रेयर सीन में वो देख पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके नंबर्स बहुत कम है, वो संख्या में बहुत कम है। इसी तरह से एशियाटिक लायन है, गंगा नदी की डॉल्फिन है, ये सब संकटापन जंतु है। सोन चिड़ैया आपने देखी भी नहीं होगी, तो ये सब संकटापन जंतु है। वन हॉर्न राइनोस जो है, ये सब संकटापन जंतु हैं जो कि आने वाले समय में अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे। तो डेफिनेशन आपको ऑब्वियसली याद रखनी है। नेक्स्ट है बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो संकटापन जंतुओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से एक जंतु है बाघ, जिसको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। इसी के अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को पूरी तरह से मतलब पहले रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य था जो केवल बाघों के लिए बनाया गया था, और वहाँ पर ही सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, और उसके बाद इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता, यानी वो किस तरह से जीवन जी रहे हैं, और उनका संवर्धन करना। संवर्धन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये आ जाता है कि बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि कराना, बाघों की देखभाल करना, उनके प्रजनन दर को बढ़ाना, जिससे नए बाघों की संतति के रूप में नए बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में आप तो पढ़ते ही होंगे, 2-4 दिनों से कंटिन्यू आ भी रहा है न्यूज़पेपर में कि नए बाघ जो है वो दिख रहे हैं। तो ये सब जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर की बदौलत है। तो आप इसके ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में पूछा जाता है। परितंत्र, एक वर्ड और आता है परितंत्र। अगर मैं यहाँ पर विलुप्त प्रजातियों की बात कर रही हूँ और मैं संकटापन्न प्रजातियों की बात कर रही हूँ, तो क्या केवल बड़े जंतु ही है जो विलुप्त होने के कगार पर है या संकटापन्न होने के कगार पर है? ऐसा नहीं है। परितंत्र का अर्थ ये हो गया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे वो बड़े से लेकर छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव, वो सभी आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरा का पूरा। उसमें क्या है कि सारे जीव जंतु पेड़ पौधे, छोटे से छोटा जीव से लेकर बड़े से बड़ा जीव पेड़ पौधे सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इनमें से अगर कोई भी एक चेन बीच में से टूटती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो सब पर पड़ेगा। सारे जीव जंतु जो है वो किसी न किसी रूप से प्रभावित होंगे और उनकी संख्या में गिरावट आएगी। तो हमें ये करना है कि केवल बड़े जीव जंतुओं पर ध्यान नहीं देना है, हमें सभी सूक्ष्म जीव जंतुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक पुल बनाया गया जंगल के अंदर, जिसमें क्या हो कि एग्जैक्टली वो पुल के ऊपर से क्या है, रेप्टाइल्स, जितने भी रेंगने वाले जो जंतु हैं जो पैरों के नीचे, गाड़ियों के नीचे या बड़े जानवरों के नीचे आकर मर जाते हैं, उन जंतुओं को बचाने के लिए वो पुल बनाया गया ताकि वो जंगल के ऊपरी हिस्से से मूवमेंट कर सके और बचाया जा सके उनको। तो ये सब जो है वो परितंत्र के अंतर्गत आता है। हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे परितंत्र को बचाना पड़ेगा। तो परितंत्र क्या है? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव और अजैव घटके। अजैव घटकों कौन से हैं? जिन पर सजीव निर्भर है, जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा, इन सभी पर सजीव निर्भर है ना। तो इनके बिना सजीव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो केवल सजीव को नहीं बचाना है, हमें इस पूरे परितंत्र को बचाना है। तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव, अजैव घटक, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से मिलकर
एक दूसरे पर निर्भरता रखते हुए जो संतुलन बनाते हैं, जो सामंजस्य बनाते हैं, जो एडजस्टमेंट होता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी प्लस एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की वजह से एक संतुलन स्थापित करके रखना, उसे हम क्या कहेंगे? परितंत्र कहेंगे। और हमें पूरे परितंत्र को ही संरक्षित करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का, उसे स्टार्ट करते हैं। प्रवास तथा प्रवासी पक्षी, जिसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेशन। एक्चुअली माइग्रेशन है क्या? अगर कोई पक्षी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह आ रहा है, वो माइग्रेशन नहीं है, वो प्रवास नहीं है। प्रवास का अर्थ ये हो गया कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ की जो जलवायु परिस्थितियाँ होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, उनको सहन नहीं कर पाते हैं, और उस थोड़े टाइम के लिए वो क्या करते हैं? उस प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए कहीं लंबे सुदूर देशों की यात्रा करते हैं। और वो यात्रा करने, यहाँ वर्ड में यात्रा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो वहाँ जाकर बसते नहीं हैं, वो वहाँ से लौट कर, जैसे ही वो परिस्थिति समाप्त होती है, वो वहाँ से लौट कर अपने देश पुनः लौट जाते हैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। तो देखें, डेफिनेशन इसकी इस तरह से दी जाएगी। जलवायु में परिवर्तन के कारण कुछ पक्षी प्रत्येक वर्ष, और ये घटना हर वर्ष वो रिपीट करते हैं, तो प्रत्येक वर्ष सुदूर देशों से एक निश्चित समय पर उड़कर जाते हैं अंडे देने के लिए। केवल प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए नहीं, अंडे देने के लिए भी और प्रजनन करने के लिए भी, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए जाते हैं। इस घटना को प्रवास कहते हैं। जैसे इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हम देते हैं, साइबेरियन क्रेन का एग्जाम्पल, और सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है ये साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन सारस इसको कहा जाता है, और ये जो पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, इसी के साथ इसको कुरंजा भी कहा जाता है भारत में। तो ये जो पक्षी है, ये रूस के साइबेरियाई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहाँ इनका ये नेटिव प्लेस है, वहाँ ये एक्चुअल में रहते हैं, तो वो उनका मूल स्थान है। वहाँ पर सर्दियों के समय बहुत अधिक सर्दी हो जाती है और इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि वहाँ पर वनस्पति भी नहीं उग पाती है। तो ऐसे समय को उनके लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है जीवन यापन करने के लिए। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए, और यही समय उनका प्रजनन काल भी होता है, तो और प्रजनन काल, अंडे फूटने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? अंडे देने, अंडे फूटने के लिए उनको गर्माहट चाहिए होती है, गर्मी का मौसम चाहिए होता है। तो सेम टाइम पर वो क्या करते हैं? सर्दियों के समय भारत जैसे गर्म देशों की यात्रा करते हैं। हर साल ये सर्दियों में भारत में आते हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ आते हैं, भरतपुर में आते हैं, घना पक्षी विहार में, और ताल छापर चूरू के आसपास आते हैं। तो ये यहाँ पर आते हैं, सर्दियाँ पूरी बिताते हैं, अंडे देते हैं, अंडों से इनकी जो नए पक्षी निकलते हैं वो उनके साथ ये पूरा टाइम व्यतीत करते हैं, और उसके बाद ये वापस अपनी, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, ये वापस अपने क्षेत्रों में लौट जाते हैं। तो ये तो हो गए इन प्रवासी पक्षी, ठीक है। तो ऐसे पक्षी जो अपने क्षेत्रों के जलवायु की विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए उड़कर सुदूर देशों की लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न के बारे में आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सेकेंड पिक्चर। नेक्स्ट, जब हम संकटापन्न जंतुओं की बात करते हैं, तो अगर हमें कैसे पता चलेगा कि संकटापन्न जंतु कौन कौन से हैं, उनकी संख्या किस तरह से कम हो रही है? तो उसके लिए एक पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो पुस्तक क्या कहलाती है? रेड डाटा पुस्तक। इसे आप नाम से याद रख सकते हैं। रेड कलर हमेशा खतरे के लिए होता है, तो इन जंतुओं पर खतरा है, इन स्पीसीज पर खतरा है, इसके लिए रेड, ठीक है। और डेटा का मतलब रिकॉर्ड, ठीक है। तो जिनमें जितने भी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। एक पहेली ने आपकी बुक में एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई, जब हम वनोन्मूलन की बात कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, तो जो हम पेड़ पौधे काटने की बात और पेड़ पौधे बचाने की बात कर रहे हैं, तो जो कागज़ बनता है वो भी तो पेड़ पौधों से ही बनता है ना। पेड़ पौधों से प्राप्त जो लकड़ी होती है, उसकी लुगदी से ही कागज़ बनता है। तो कागज़ हम इतना वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लकड़ी बचाने की बात कैसे कर सकते हैं? तो देखें, यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर करते हैं हम कि प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान
वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ हमने वनोन्मूलन के बहुत सारे कारण पढ़े थे, वहाँ उनमें से एक कारण कागज भी है। तो वो उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए, इम्पॉर्टेंटली आप इसको ध्यान रखेंगे कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। कहने का मतलब है बड़े बड़े जो 17 वृक्ष हैं उनकी लुगदी से 1 टन कागज प्राप्त होता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। तो प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनर्चक्रण किया जा सकता है, बट हम क्या करते हैं, एक ही बार उसको यूज़ करके उसको फेंक देते हैं, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। जितना हम उसको रीयूज़ करेंगे, पुनर्चक्रित करके उसको काम में लेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की भी बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। तो हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल, ऊर्जा जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी भी हम बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आ सकती है। ठीक है। वनोन्मूलन एक स्थायी समस्या हो सकती है। अगर हम इसका कोई स्थायी हल ढूंढना चाहें तो क्या हो सकता है, तो पुनर्वन रोपण यानी कि वापिस से पेड़ों को लगाए। वनोन्मूलन का ये एक स्थायी हल हो सकता है। 1 पेड़ काटा, उसकी जगह अब 10 पेड़ लगाइए, क्योंकि लकड़ी तो हमें चाहिए, है ना। काम के लिए लकड़ी चाहिए, सुविधाओं के लिए लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी और उससे वनों से प्राप्त होने वाले जितने भी उत्पाद है वो तो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 पेड़ काटे तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। तो पुनर्वन रोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वनोन्मूलन को स्थायी रूप से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ही नए वृक्षों को रोपण करना पुनः वन रोपण कहलाता है। वनोन्मूलन का ये एक स्थायी हल है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम क्या है, तो वनोन्मूलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा भारत वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना और संरक्षण करना। आपने घर में पेड़ पौधे लगा दिए, सिर्फ उससे उतना ही काफ़ी नहीं है, वनों का भी संरक्षण करना ज़रूरी है, जंगल बचाने। ठीक है। तो इसका उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण करना, संरक्षण करना, साथ ही ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जो जंगल के आसपास रहते हैं लोग, उन लोगों को क्या चाहिए होता है, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए होती है, इसीलिए वो जंगल जाते हैं और पेड़ों को काटते हैं। अगर उनकी इन आवश्यकताओं को हम किसी और विकल्प के ज़रिए कंप्लीट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा, वो लकड़ी पर निर्भर नहीं रहेंगे और वनों की कटाई नहीं करेंगे। इसी तरह से पशु चराई जो होती है वो भी उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा ही की जाती है। खेती करने के लिए भी वो वनों की ज़मीन को काटते हैं। तो इन सभी समस्याओं का हल हमें निकालना पड़ेगा, और वो सब किसके द्वारा हो रहा है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा हो रहा है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसे आप एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।